हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया हमारा विषय इतिहास, और इतिहास का चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के एक एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और आज बारी आती है इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। आइए आज इस चैप्टर का, इस पार्ट का यानी पार्ट नंबर 2 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले, अर्थात सारे के सारे टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि यह सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करूं, इस लेक्चर को पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन सभी वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बड़ा मज़ेदार होने वाला है ये, तो इत्मीनान रखिएगा, पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें एक एक चीज़, आगे वाली चीज़ जो है वो पीछे वाली चीज़ से जुड़ी हुई है, इसलिए एक एक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि कैसे अंग्रेजों का कारवा शुरू हुआ। तो ये चैप्टर में ये बताता है कि कैसे अंग्रेज भारत में आए, और अंग्रेज भारत में आए तो शुरुआत में वो व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। व्यापारिक कंपनी के साथ साथ अंग्रेजों ने कैसे व्यापार में छूट लेना शुरू की, क्योंकि उनको पता था कि मुनाफा बहुत ज़रूरी है। मुनाफे के साथ साथ उनको अपने दूसरे कई यूरोपीय प्रतिद्वंदी जो उस समय थे, दूसरे देश जैसे कि फ्रांस है, पुर्तगाली हैं, डच हैं, इनसे भी कंपटीशन करना था और इनको यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकालना था ताकि पूरे भारत में व्यापार में अपने पांव जमा सकें। लेकिन एकाएक अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध के बाद पूरा व्यापार करने की जो अंग्रेज की नीति थी वो शासन में तब्दील हो जाती है, और देखते ही देखते एक व्यापार के लिए आई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में साम्राज्य स्थापित कर देती है, और यहाँ से शुरू होता है अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसकी कड़ी को जोड़ते हुए चलते हैं। 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर, देखिए जैसे ही 18वीं शताब्दी शुरू हुई, ये बात हो रही है 1707 की। दोस्तों ये साल याद रख लेना, क्योंकि 1700 साल में औरंगजेब का नाम तो सबने सुना होगा। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब तक औरंगजेब मुगल साम्राज्य का राजा रहा, सम्राट रहा, तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुगल साम्राज्य पर हमला करते। हमला करता भी था तो हार का सामना करना पड़ता ही था। तो सारे के सारे जो छोटे राजा थे जो मुगल साम्राज्य के अधीन आते थे, क्षेत्रीय राजा कह लो या प्रांतीय राजा कह लो, सभी के सभी राजा मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ थे। सभी लोग वेट ही कर रहे थे कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ होगी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, क्योंकि सबको पता था कि औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं होने वाला है जो औरंगजेब की तरह पावरफुल हो सकता है। औरंगजेब की शक्ति क्षीण हो रही थी लगभग। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाबों ने बंगाल को औरंगजेब की यानी जो मुगल था, मुगल की सत्ता से अलग करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज भी इस ताक में बैठे हुए थे कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो वो भी अपने व्यापार को बढ़ावा दे, क्योंकि एक बार उन्होंने औरंगजेब से लड़ने की गलती पहले कर दी थी, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा, और हार की वजह से औरंगजेब ने उनको उनके सारे जगह छीन ली थी। तो वो औरंगजेब से बदला भी चाहते थे कि मुगल साम्राज्य का बदला भी लेना चाहते थे। इस वजह से वो भी वेट कर रहे थे कि जैसे ही इनकी शक्ति कमज़ोर होगी हम लोग धावा कर देंगे। तो 18वीं शताब्दी में वो मौका आया कि मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी। प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा शक्तियां प्रमुख थी। मराठाओं ने अपने पेशवा ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मैसूर के राजा, मैसूर में आपने सुना ही होगा हैदर अली टीपू सुल्तान की सरकार जो है वो आना शुरू हो गई थी। मैसूर के बाद अवध की बात करें तो शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे, वो नवाब वगैरह सब ये शुजा-उद-दौला तो काफ़ी बात की बात है, लेकिन उससे पहले के जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब ये सारे के सारे राज्य जो हैं मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं थे,
स्वतंत्र घोषित हो चुके थे। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेश और व्यापार से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कई वर्षों तक होड़ लगी हुई थी और इसी होड़ में उनके बीच में लगातार युद्ध भी हुए। मतलब फ्रांस भी काफ़ी बड़ी पावर थी और इंग्लैंड भी काफ़ी बड़ी पावर थी। पूरी दुनिया में इंग्लैंड और फ्रांस के अलग अलग देशों में उपनिवेश थे। ये अलग अलग देशों से व्यापार करते थे। दोस्तों ये व्यापार करने के लिए पहले उस देश को उपनिवेश ही बनाते थे, फिर उससे व्यापार करते थे। तो हमारे देश को व्यापार करने के लिए आए और फिर उपनिवेश बना दिया, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है कि वो व्यापार के लिए आए थे फिर उनने उपनिवेश बना लिया। ये लगभग सभी देशों में ऐसा करते थे। अब दिक्कत ये आ रही थी कि कौन पावरफुल है भाई, फ्रेंच पावरफुल है कि इंग्लैंड पावरफुल है, फ्रांसीसी शक्ति पावरफुल है कि इंग्लैंड की इंग्लिश शक्ति पावरफुल है। तो अपनी अपनी दोनों की शक्ति को दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने का मौका इनको युद्ध में ही मिलता। लगातार दोनों के बीच में युद्ध यूरोप में भी चल रहे थे, तो भारत भी उन्हीं दोनों के बीच युद्ध का एक मैदान बन गया था। अब दोनों शक्तियां चाह रही थी भारत किसका उपनिवेश बने। जो जीत लेगा, जो युद्ध जीत लेगा वही भारत पर राज करेगा, यही होने वाला था। इसलिए दोनों लगातार युद्ध करने लगे। जहां तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने, यहां तक इतना तक हो चुका था कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा इन प्राइवेट कंपनियों को भी समर्थन देने लगे थे दूसरे देशों में। यही कारण था कि इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और जब लड़ाई हुई तो इन दोनों के राजाओं में, वहाँ की रानियों ने भी इनका साथ दिया, काफ़ी सेना भेजी, युद्ध के सामान, साजो सामान भेजे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लड़ाई लड़ी भले ही भारत में जा रही थी, लेकिन इसका जो स्पॉन्सर था, जो शुरू हो रही थी, कहाँ से ये कंट्रोल हो रही थी, तो ये यूरोप से ही कंट्रोल हो रही थी पूरी। अब बात करते हैं आखिर ये उपनिवेश होता है क्या, जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि उपनिवेश बनाने के लिए, भारत को उपनिवेश बनाने के लिए। तो उपनिवेश शब्द का मतलब क्या होता है? जब एक देश, जैसे कि इंग्लैंड, जब कोई देश के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, जैसे कि एक देश जब दूसरे देश पर वर्चस्व स्थापित करते हैं, तो दूसरा देश जैसे कि भारत पहले देश का उपनिवेश बन जाता है। जैसे मान लो इंग्लैंड ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया और भारत को पूरा वर्चस्व भारत के ऊपर जमा लिया और अब भारत पे वही राज कर रहे हैं, तो भारत एक उपनिवेश बन गया। किसका? इंग्लैंड का। ये कहना चाह रहे हैं पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। ऐसे में जिस राज्य पर कब्जा किया गया, जैसे भारत पर कब्जा किया गया, इंग्लैंड ने किया, तो इंग्लैंड भारत का सर्वे सर्वा, ब्रिटिश सरकार भारत की सर्वे सर्वा हो गई। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में कर सकता है। अब क्या होता है कि इंग्लैंड अपने हित में भारत की चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जैसे भारत में वनों को कटा के लकड़ी भेजी गई, जैसे भारत में खनिज संपदा को उसने निकाल करके वहाँ औद्योगिक क्रांति में लगाया, भारत में ज़बरदस्ती नील की खेती, अफीम की खेती करवाई भारत के किसानों से, ये सब अपने हित में किया उसने। तो एक मुख्य देश जिसने गुलाम बनाया है वो ऐसा कर सकता है उपनिवेश के साथ में, जिससे मुख्य देश, पहला देश उन्नति करता है। मुख्य देश मतलब इंग्लैंड तो उन्नति करता है, लेकिन उपनिवेश जो दूसरा देश है जैसे भारत, वह अवनति की ओर, वो धीरे धीरे गरीब होता चला जाता है। यही कारण था कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, तब भारत की ऐसी स्थिति में छोड़ के गए जिसका बखान करना भी, मतलब उसके शब्दों में भी उसको हम बयान नहीं कर सकते कि कैसी स्थिति उस समय भारत की रही होगी। लेकिन बाद में भारत में स्थिति को वापस से रिवाइव किया, रिस्टोर किया, और आज हम लोग एक अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन हमारी स्थिति के जो जिम्मेदार था वो अंग्रेज खुद थे, क्योंकि उन्होंने केवल भारत को, अपने संसाधनों को यहाँ से निकाल के इंग्लैंड लेके चले गए। और हमारे हालत जो है वो आप देख ही रहे थे, उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी के अंधकार भरे युग में पहुँच चुकी थी। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? क्या कारण था कि भारत ही उन्होंने चुना? क्या दूसरा देश चुन सकते थे? अगर मैं आपसे पूछे, क्या इत्तेफाक से भारत मिल गया उनको कि वो भारत के लिए विशेष आना चाहते थे? दोस्तों, भारत उनका टारगेट था, शुरुआत से वो विशेषकर भारत में आना चाहते थे। उसका कारण एक ये भी है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लगने लगे थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, सबसे पहले हुई थी, यूरोप में हुई थी। अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के जो हाथ से बनी हुई चीज़ें इंग्लैंड में बेचनी पड़ती है हम लोगों को, अब ये बेचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी तो इनके कच्चे माल की है, उससे हम लोग मशीनों से चीज़ बनाएंगे और यहीं पर वापस दुगने दाम में बेचेंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वहाँ बना सस्ता कपड़ा और दूसरे सामान भारत को ऊँचे दाम में बेचना चाहते थे, मुनाफा कमाना चाहते थे, इसके लिए वो उपनिवेश बनाना चाहते थे।
वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर तक बेचते थे, जैसे कि नील की खेती, ओपियम की खेती, तंबाकू की खेती, अफीम, चाय, गन्ना की खेती। ये सारी की सारी खेती अंग्रेजों ने शुरू करवाई। नील, पटसन, अफीम, गन्ना क्षमा करें, गन्ना और चाय जैसी चीज़ों की खेती अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे और दुनिया में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती वहाँ बेचते थे, क्योंकि भारत के द्वारा उगाई गई फसलों का जो क्वालिटी होता था बहुत अच्छा होता था, इसलिए यहाँ से के माल की डिमांड सब जगह ज़्यादा होती थी। वे लोहा, कोयला आदि खनिज की खदानें खोदना चाहते थे। भारत में खदान, आपको पता है लोहे के मामले में दुनिया में 1/4 लोहा हमारे पास में 25%, कोयला भी बहुत सारा यहाँ पर है, तो यहाँ का कोयला उनको चाहिए था, लोहा चाहिए था, तो लोहा और कोयले के लिए। इसके अलावा जंगल, बहुत बड़े बड़े जंगल यहाँ पर थे, घने जंगल थे। इन जंगलों को भी काट करके इनकी लकड़ियों को भी इंग्लैंड लेके गया, पूरी दुनिया में सप्लाई किया उसने। यानी आप सोच सकते हैं कि उसने कितना पैसा हमारे देश से बनाया होगा, कमाया होगा। तो इंग्लैंड ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल और केवल अपने व्यापार पर ही ध्यान दिया, अपना मुनाफा ही देखा। यह सब करने के लिए भारत के लोगों पर उसका नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस की। उन्होंने बोला कि यार ये छोटा मोटा व्यापार करने से अच्छा है कि इन सब संसाधनों पर अधिकार अगर करना है, ये कोयला, लोहा, ये लकड़ी हमें चाहिए, तो पूरे भारत के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, उपनिवेश बनाना पड़ेगा। तो अपने व्यापारिक मुनाफे को बढ़ा करने के लिए, अपने व्यापार में होने वाले मुनाफे को और बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हमें उपनिवेश बनाया। यही कारण था कि अंग्रेजों को अपनी औद्योगिक क्रांति की पूर्ति करनी थी कच्चे माल के रूप में। वहीं दूसरी चीज़ों को दुनिया में बेच करके सामान जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति करना चाहते थे इंग्लैंड के लोग, इस वजह से उन्होंने किया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को उन्होंने यूरोप में औद्योगिक क्रांति का नाम दिया, जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये कुछ एक तरीका है बताने का जिससे आप समझ सकते हैं कि वो लोग करते क्या थे। पहले चित्र में बताया गया कि भारत में कपास की पैदावार हो रही, बहुत बम्पर पैदावार होती है और आज भी होती है। ये कपास आपको दिख रहा होगा, ये कपास पैदा होती है, लेकिन ये कपास जो है ये छीन करके ये अंग्रेज सस्ते दाम में अपने देश ले जाता है। अपने देश ले जाकर के देखो वो फैक्ट्रियों में यहाँ कपड़े बुनवा रहा है, और कपड़े बुनने के बाद एक अंग्रेज एजेंट वापस उस कपड़े को भारत में लाता है। यानी हमारा कपास वापस बन करके हमारे ही पास आ रहा है, और एक अंग्रेज एजेंट भारतीय व्यक्ति को महंगे दाम में वो कपड़ा भेज रहा है। मतलब हमारे द्वारा भेजी गई चीज़ दोबारा लौट कर हमारे पास में आती है, एक बूमरैंग की तरह वापस आती है, और हमें वो महंगा बेचते हैं, इतना ज़्यादा महंगा बेचते हैं कि मतलब हम लोग अगर बनाते सस्ता पड़ जाता, लेकिन चूंकि उनके पास मशीनें थी इसलिए हमारे दस्तकार जो यहाँ के होते थे, बुनकर जो होते थे, काम करने वाले लोग जो होते थे, वो इतना कंपटीशन नहीं कर पाए। हमारे देश की जो बेरोजगारी का जो आलम हुआ है, इसका मेन कारण औद्योगिक क्रांति भी हो सकता है, क्योंकि भारत के सभी लोगों के पास किसी न किसी प्रकार का स्किल जरूर था, वो कुछ न कुछ बनाते थे। लेकिन मशीनों के आ जाने की वजह से हाथ से बनाने की स्पीड और मशीनों की स्पीड में बहुत अंतर होता है। इस वजह से हम लोग स्पीड से मात खा गए और पीछे रह गए। भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि कारखानों में जल्दी कपड़ा बन जाता था, जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था। तो समय ज़्यादा लगता था और मेहनत ज़्यादा लगती थी, तो कॉस्टली भी हो सकता था वो। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब हो गई, क्योंकि वो मशीन में बनने वाला कपड़ा सस्ता हो गया था भारतीय हाथ से बने हुए कपड़े के मुकाबले। आप समझ सकते हैं जैसे कि ये एक हथकरघा है, ये एक बुनकर है जो 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 कपड़े को बुनाई कर रहा है, कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, ये अकेले अगर एक कपड़ा बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और लंबे से लंबे कपड़े एक कारखाने में कितनी जल्दी बन जाएंगे। इसीलिए शायद इनकी हालात सही नहीं हो रहे, और बुनकरों के हालात, दशा जो है वो काफ़ी ख़राब होती चलेगी देश में। बात करते हैं इंग्लिश व्यापार की, अंग्रेजों के व्यापार की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी, लगातार इनकी खेती करवाती थी और इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। एक समय ऐसा है कि नील की खेती की इतनी ज़रूरत पड़ी थी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की पूर्ति इंडिया करने लगा था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नील की खेती बहुत सारे देशों के गरीब लोगों से करवाते थे, वहाँ पर भी ज़बरदस्ती करवाते थे, जैसे कि अफ्रीका में कुछ देशों से करवाते थे, वेस्ट इंडीज़ के कुछ देशों से करवाते थे, और दक्षिण अमेरिका में भी कुछ जगह थी जहाँ पर लगातार ये उन लोगों से काम करवाया जाता था। लेकिन सभी जगहों पर लगातार नील की खेती नहीं करने पर विद्रोह उत्पन्न हो गया। उनने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और किसान विद्रोह में आ गए थे, विरोध करने शुरू कर दिए थे। अचानक से नील की मांग बढ़ी, और भारत की जो नील यूरोप में सबसे ज़्यादा मांग की जाती थी, भारत की नील की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। बीच में इंग्लैंड वालों ने एक आर्टिफिशियल नील का पौधा भी लगाया था, आर्टिफिशियल नील भी लगाना शुरू की, लेकिन वो नील में उतना दम नहीं था, उतनी चमक नहीं थी जितनी चमक इस ओरिजिनल भारत के नील की थी।
इसलिए भारतीय नील की मांग बढ़ी और उन्होंने ज़बरदस्ती भारत में बिहार और बंगाल इन दो जगहों पर ज़बरदस्ती नील की खेती करने में मजबूर किया। और दोस्तों नील की खेती की कहानी आप पढ़ोगे तो सोचोगे किस तरह से लोग कराते थे कहानी एक नील की खेती। और नील की खेती का नुकसान ये होता था कि खेत बिल्कुल आपका बंजर हो जाता था, दूसरी खेती आप नहीं कर सकते थे नील की खेती वाले खेत में। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कि कपास से बनने वाला कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। ये भारत में बहुत अधिक दाम में बेचने के लिए वापस यहाँ लाते थे, तो उनको मुनाफा ही मुनाफा होता था। उन्होंने रेलवे लाइन बनाई, सड़कें बनाई, दूर संचार आदि की व्यवस्था की, जिससे व्यापार में तेजी आई। अगर आपको लगता है कि भारत में सबसे पहले रेलवे का जो उद्घाटन है वो अंग्रेज ने किया था, डलहौजी साहब ने। डलहौजी के कार्यकाल में भारत में सबसे पहले सन 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 31 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई थी, जो भारत की पहली ट्रेन थी। और दोस्तों ये अंग्रेजों ने हमारे भले के लिए नहीं किया था, ये अंग्रेजों ने अपने व्यापार की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया था, ताकि रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से माल को ढोया जा सके, उस कच्चे माल को लाया जा सके और फिर बंदरगाह तक लाकर जहाज में लोड करके उसको पहुंचा दिया जाए, कहाँ पर, वापस इंग्लैंड में। तो अपने लिए करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें लोग भी सफ़र करना शुरू करे, वो पैसेंजर ट्रेन होना शुरू हो गई। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि अंग्रेजों की देन है कि उन्होंने हमारे देश में रेलवे चलाया, लेकिन उनका उद्देश्य साफ सुथरा नहीं था कि वो किस वजह से हमारे लिए नहीं चला रहे थे, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया। सड़कें भी बनाए तो अपने उद्देश्य के लिए बनाई। ब्रिटिश व फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जब फ्रांस को लगा कि ब्रिटेन वाले लगातार व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो फ्रांसीसी लोग भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़े, तो दोनों में टकराव तो होगा। जब दो शक्तियां एक ही देश में अपना काम करेगी तो उनके बीच में टकराव तो होगा, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वैसे ही टक्कर चल रही थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। दोनों चाहते थे कि भारत के साजो सामान पर व्यापार करने के लिए जो कब्जा हो वो मेरा हो। न फ्रांस पीछे हट रहा था, न इंग्लैंड पीछे हट रहा था। एक दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकालने के लिए दोनों कंपनियां अपने अपने देश से सैनिक बुलाती, यानी कंपनी अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक को बुलवाने लगी और लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड क्लाइव, तो दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी के डुप्ले ने कंपनी का अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। तो लड़ाई की जो शुरुआत हुई वो जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले के बीच में हुई थी। तो दोनों ने अपना काम बखूबी से किया, शुरुआत तो की। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। अब बात करते हैं हम लोग भारत के राज्य की और विदेशी कंपनियों की सेना की। आइए बात करते हैं इसकी। देखिए अभी हमने समझा कि इन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई पर मैं आऊँगा, क्योंकि आगे इस लड़ाई को ही एक नाम दिया गया। ये जो लड़ाई थी दोनों के बीच की, इसको कर्नाटक युद्ध दिया गया, क्योंकि कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही लड़ाई हुई थी। लगातार फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हुई और अंत में 1760 ईस्वी में फ्रांस की हार हुई और फ्रांस ने केवल व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जबकि साम्राज्य का काम इंग्लैंड ने अपने हाथों में ले लिया था। फिर तो वो कहानियाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना की। कैसे विदेशी कंपनियों की सेना और भारत के राज्य के बीच में क्या डिफरेंस था? क्या भारत के राजाओं के पास अच्छी सेना नहीं थी? तो डेफिनेटली भारत के राजाओं के पास बहुत अच्छी सेनाएं नहीं थी, जबकि इंग्लिश लोगों के साथ, इंग्लैंड के लोगों के पास में जो सेनाएं थी वो काफ़ी आधुनिक थी उस समय के में भारतीय सेना के मुकाबले। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने और एक दूसरे पर हमला में लगे रहते थे, लगातार एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में भी हिचकिचाते नहीं थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा एक दूसरे पर जब हमला करते तो अगर विदेशी कंपनियां इंग्लैंड और फ्रांस उनको मिल जाती तो उससे भी ये सहायता ले लेते कि भाई साहब हमारी सहायता कीजिए, हम इसको हरा कर आएंगे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगे अड़ाने लगी। उनको लगता था कि अगर हम लोग इनमें बीच में आएंगे तो कुछ तो फायदा मिलेगा, क्योंकि ये तो मिलता ही, सहायता करने वाले को कुछ तो हेल्प मिलती है, कुछ पैसा तो मिलेगा। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के लिए खुश होकर के उसे कुछ धन भेंट करता था कि ये लो इतने लाख रुपए ये वगैरह। लेकिन कंपनी केवल उससे संतुष्ट थोड़ी न थी कि धन थोड़ी चाहिए था उसको, तो और ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा चाहिए था। यह कंपनी के व्यापार के काम आता था। हम कंपनी फिर क्या करती, उस धन से सामान खरीद के
वापस इंग्लैंड भेज देती थी। कई बार तो ये राजा इलाका भी भेंट कर देते थे, अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो कुछ इलाके दे देते थे कि आप इस पर राजस्व वसूल कर लीजिए, अपना काम चला लीजिए। इलाके से कंपनी लगान वसूल करती और इस धन से कंपनी और अपनी सेना का खर्च भी निकालने लगी थी। तो कंपनी इस तरह से अपना एक्सपेंसेस खर्चे निकालने लगी थी। यूरोपीय सेना की ताकत, क्या कारण था कि भारतीय राजाओं को यूरोपीय सैनिकों की मदद लेना पड़ती थी? तो मदद इसलिए लेना पड़ती थी कि आप ये फोटो देखिए जरा, ये यूरोपीय सेनाओं के हथियार है, ये बंदूकें हैं और ये तोप है, ये हमारे पास नहीं थी, ये इंग्लैंड वाले ही तो लेके आए थे, उन्हीं की तो सीधी सारी की सारी तोपें, मॉडर्न तोपें। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना थी, बड़ी बड़ी तोपें थी, बंदूकें थी और यूरोपीय सैनिक नियमित रूप से अभ्यास करते थे, मॉक ड्रिलिंग करते थे, परेड करते थे, इसलिए वो अनुशासित सैनिक भी थे। लेकिन भारतीय सेनाओं की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी सेना का कार्रवाई पूरा वो व्यवस्थित एक परेड, जो 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड देखते हैं ना आप लोग, 26 जनवरी खासकर जो होती है, उसमें आप देखना कितनी अच्छी तरीके से हमारी सेना चलती है, तो वो सब इस समय से चल रहा है। तो ये हमारे देश की सेनाएं, ये हमारी ये इंग्लैंड की सेनाएं थी जो काफ़ी वेल ट्रेंड थी, लेकिन भारतीय सैनिक उस मुकाबले में काफ़ी पीछे हुआ करते थे। इन विशेषताओं के कारण ही यूरोपीय सेनाओं का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा और राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनी उससे व्यापार में कई रियायतें ऐंठने लगी। अब जब राजा को लगा कि भाई मेरे सैनिकों में वो काबिलियत नहीं है जो अंग्रेजी सैनिकों में है, तो क्यों ना अंग्रेजों से हमारी सेना को ट्रेनिंग देने को, प्रशिक्षण देने को कहा जाए। तो राजाओं ने क्या किया, अंग्रेजों से अपनी सेनाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही। तो अंग्रेजों में बदले में उनसे काफ़ी सारी करों में छूट मांगी कि ठीक है, हम आपकी सेना को ट्रेन कर देंगे, लेकिन हमें व्यापार में इस इलाके में यहाँ पर टैक्स फ्री काम चाहिए, हम लोग यहाँ से बिल्कुल फ्री आपको चीज़ें ले जा सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा रही। तो राजा मजबूर था, उन्होंने बोला कि ठीक है यार, उस दूसरे राजा को हराना है तो इनके प्रशिक्षण की ज़रूरत तो है ही, तो हम मजबूर है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ जगह भी दे देते थे और व्यापार करने की अनुमति मिल जाती थी, तो बहुत सारी छूट इन्होंने हासिल कर ली। अब बात करते हैं फ्रांसीसी अंग्रेज युद्ध की। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जब ही मैंने बोला कि जब दो राजा लड़ते थे तो दोनों कंपनी अपनी टांग अड़ाती थी, एक राजा की तरफ से इंग्लैंड लड़ता था और एक राजा की तरफ से फ्रांस, तो इनडायरेक्टली इन दोनों में युद्ध होता था। अब ये दोनों आपस में सामने सामने युद्ध लड़ने लगे थे। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियाँ और किलेबंदी भी की, अपनी अपनी कोठियाँ बना ली, जमीन खरीद ली राजाओं से और कोठियाँ बना ली। और भारत में एक दूसरे के कई युद्ध हुए। इन दोनों के बीच में कर्नाटक वाले इलाके में सन 1746 से लेकर के 1763 के बीच 3 युद्ध लिए गए, 3 युद्ध हुए और तीनों युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुए थे। कौन से युद्ध? जो फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच हुए थे, उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुए थे। अंत यह हुआ कि 1760 ईस्वी का वो युद्ध जिसे वांडीवाश का युद्ध कहते हैं, इस वांडीवाश के युद्ध में आखिरकार फ्रांसीसियों की हार हुई। फ्रांसीसी जो है वो अंग्रेज के हाथों परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक काम तक सीमित रह गए। अब ऐसे युद्ध का यही अंत हो सकता है। दोनों कंपनियां युद्ध कर रही थी कि भाई जो जीता वो साम्राज्य का विस्तार करेगा और जो हारा उसको वही काम करना पड़ेगा जिसके लिए वो आया था, व्यापार के लिए आया था। तो फ्रांसीसियों की हार हुई। 1760 के वांडीवाश के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों ने सोचा कि चलो अब हम लोग पुडुचेरी वाले इलाके में अपनी कोठियाँ बनी हुई है, वहीं से काम करते हैं, खाली व्यापार करते हैं, बाकी साम्राज्य का काम अंग्रेज संभालेंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध हार चुके थे, हारने वाले देश को जीतने वाले देश की कंडीशन तो माननी पड़ेगी ना। तो 3 तरह के कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, 46 से 48 2 सालों का युद्ध चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला, काफ़ी लंबा युद्ध था। तीसरा कर्नाटक अंतिम युद्ध था 1756 से 1763 तक, लेकिन 60 में ही पता चल गया था कि कंपनी हार गई है, लेकिन 63 तक छुटपुट लड़ाइयाँ चलती रही और आखिरकार फ्रांस जो है वो हार गए और फ्रेंच कंपनियों को अंग्रेज कंपनी की बात माननी पड़ी। और युद्ध कहाँ हुआ? भारत में हुआ। 2 विदेशी ताकतें भारत में लड़ रही थी, अपने देशों में नहीं बल्कि यहाँ लड़ रही थी और साम्राज्य बनाने की होड़ थी। राजाओं और नवाबों को अंग्रेज से खतरा क्या था? ये जो राजा थे और नवाब थे भारत के, इनको अंग्रेजों से खतरा शुरू हो गया था। क्या खतरा शुरू हो गया था? अंग्रेजों से खतरा ये शुरू हो गया था कि अंग्रेज धीरे धीरे सत्ता हासिल करने लगे थे और ये भी समस्या हो गई थी कि उनके जो राजा महाराजा थे वो जो क्षमा करें,
जो अंग्रेज थे ये राजा महाराजाओं को डराने भी लग गए थे कि भाई हम आपको सिक्योरिटी वगैरह नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, और लगातार इतनी ज़्यादा छूट हासिल करने लगे थे जिससे राजाओं के पास शासन चलाने तक के पैसे नहीं थे। इतना ज़्यादा टैक्सेशन लगान के रूप में इतने ज़्यादा क्षेत्र ले लेते थे थोड़ी सी हेल्प के बदले, ये होने लगा था। कंपनी सेना का खर्च उठाने के लिए भारतीय राजाओं पर बोझ पड़ने लगा। कई सारी योजनाएं लेकर के आया वो, उन्होंने बोला कि भाई हमारा रेजिडेंट होगा और हमारी कंपनी का खर्चा आप दोगी, हम आपके लिए लड़ेंगे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की कई राजाओं ने। तो सोचो, क्या जो कंपनी व्यापार करने के लिए आए थे उसको शस्त्रों का क्या काम, उसके पास ये लड़ाई झगड़े का तो समय नहीं होता है। एक बिजनेसमैन लड़ाई झगड़ा कहाँ करेगा। अस्त्र शस्त्र और सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार अब कोई साधारण व्यापार नहीं रहा, ये युद्ध में कन्वर्ट हो चुका था कि युद्ध लड़ो और व्यापार करो। तो व्यापार करना बहुत आसान नहीं हुआ था, हर एक व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। व्यापार वही करेगा जिसके पास नौसैनिक ताकत होगी, आर्मी ताकत होगी, जिसके पास आधुनिक हथियार होंगे। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि दूसरे देश का कोई व्यक्ति या कंपनी आकर के हमारे देश में युद्ध करे, लड़े और किले बनाए, तो ये तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि देश दूसरा है लेकिन हमारे देश में आकर के सारा काम कर रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं के राज्य से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया। लगातार लूट मार करने की कोशिश उन लोगों ने की और फायदा उठाते उठाते इन्होंने भारत पर खुद कब्जा करना शुरू कर लिया और भारत के राजा महाराजा के रूप में खुद बैठ गए थे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। एक्चुअली क्या था कि कोई भी राजा अगर मान लो अंग्रेजों की हेल्प ले रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प ले रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बाकायदा हेल्प करती थी और हेल्प करने के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी करों में छूट मांगती थी। लेकिन ये कर में छूट किसको मिल रही थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट मिल रही थी, लेकिन इसका फायदा अंग्रेज के जो निजी सैनिक थे, जो निजी लोग थे, व्यापारी, वो शुरू कर दिए थे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने लगे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता करके कर देने से बच जाते थे, क्योंकि कर में छूट किसको थी, कंपनी को थी। और कंपनी का कोई व्यक्ति अपना पर्सनल बिजनेस करेगा तो उसको छूट थोड़ी रहेगी, लेकिन वो भी अपना काम कर लेता था। कई बार तो भारतीय व्यापारी भी अपने अपने माल को कंपनी का माल बता करके बच जाते थे। दोस्तों, कई बार टोल टैक्स पे ऐसा होता है। टोल टैक्स पे क्या होता है कि आप किसी बड़े अधिकारी का नाम, आपके परिवार में कहीं पे कोई बड़ा नेता या अधिकारी, उसका नाम लिखा लो बस गाड़ी पे और गाड़ी निकाल लो फ्री में कि भाई हम तो उस विधायक की फैमिली से हैं या उस परिवार से, स्टाफ है, ये है वो है, बच के निकल जाते हैं। यही काम ये लोग करते थे, कंपनी के नाम पे अपना माल निकलवा देते थे। भारतीय व्यापारी भी कंपनी का माल बताकर टैक्स से बच जाते थे। ये बड़ा अच्छा ये इनका दिमाग चला था। इससे नुकसान किसको हुआ था, नुकसान भारत के राजाओं को हुआ ना। उनको जो टैक्स आने वाला था वो नहीं आ रहा, क्योंकि ये लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे। तो ये जो टैक्स की चोरी आज हम लोग सुनते हैं कि बहुत लोग टैक्स की चोरी करते हैं, ये आज ही नहीं है, अंग्रेजों ने हमें बहुत पहले सिखा दिया था। ये लोग पहले भी टैक्स की चोरी करते हैं। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट और धोखाधड़ी हो रही थी लगातार, और कंपनी जो थी वो हमारे देश के कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती। लगातार हमारे कारीगर जो बेचारा बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनाते थे और जोर जबरदस्ती करके उन कारीगरों से ये चीज़ें बिल्कुल कम दाम में खरीदी जाती थी। इसी वजह से राजाओं को बहुत नुकसान हुआ, नवाबों को बहुत नुकसान हुआ और पूरा पूरा शहर जो है लगातार हमारे जो राजा की जो शक्ति है वो क्षीण होती चली गई। अब दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध की, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अपने शासन की स्थापना को शुरू किया। इसी युद्ध को अंग्रेजी साम्राज्य का एक शुरुआत कहते हैं। उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। तो आइए प्लासी के युद्ध की भूमिका को समझते हैं। तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ होगा और क्या कारण था कि यह प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हो गया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, वो भूमिका की बात करने वाला हूँ जो शुरुआत हुई थी 1707 से। 1707 में क्या हुआ था कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब की डेथ हुई, और जैसे ही मुग़ल सम्राट औरंगजेब की डेथ हुई तो बंगाल के नवाब ने और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ बातें होना शुरू हो गई। बातें इन द सेंस कि उनके बीच में कड़वाहट आ रही थी, पहले से ही थी, लेकिन बंगाल के नवाब मुग़ल सम्राट के दबाव के चलते अंग्रेज़ों को परेशान नहीं कर रहे थे। क्या वो समस्या थी? समस्या ये थी कि जो अंग्रेज़ थे इन्होंने मुग़ल सम्राट औरंगजेब के दरबार में जा करके उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दे करके खुश करके उनसे बंगाल में बिना टैक्स के फ्री में
व्यापार करने का अधिकार ले लिया था, तो उनको व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कोई टैक्स नहीं आ रहा था। अब आप बंगाल की एरिया में व्यापार करोगे, कोठिया बनाओगे, तो बंगाल के नवाब को तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि आप बिना टैक्स के काम कर रहे हो। कुछ व्यापारी जो थे, कुछ अंग्रेज व्यापारी क्या थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट मिली हुई थी, लेकिन वो अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे और टैक्स नहीं दे रहे थे। ऐसे में बंगाल के नवाब को ये दुख हुआ, ये बड़ा दुख हुआ। मुर्शिद कुली खान उस समय थे, और मुर्शिद कुली खान के जो पुत्र थे वो फिर अली वर्दी खान बने, और अली वर्दी खान भी लगातार पत्र लिख करके इनके बीच में लेटर वेटर आ रहे जा रहे थे, तो लगातार एक दूसरे पर ये सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अली वर्दी खान की मृत्यु हुई सन 1756 में, तब से मामला चेंज हो गया, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना, तो बंगाल के नवाब बनते से ही सबसे पहले तो उसको काफ़ी सारे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटा रहा, क्योंकि उसको पता था वो एक अच्छा शासक था और वो अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए चाह रहा था। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी दोनों शत्रुओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घर के अंदर यानी उसी के साम्राज्य में बैठे हुए लोग जो उसके विरोध में थे, और साथ ही साथ अंग्रेज जो बाहरी शक्ति थी उससे भी उनको सामना करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि यह सही मौका है, जो लोग सिराजुद्दौला के विरोध में हैं उनके घर के लोग, उन्हीं को क्यों ना मिला लिया जाए, षड्यंत्र रच लिया जाए ताकि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए। सिराजुद्दौला चाहता था कि अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर कर दो, ताकि यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यापारी आकर के व्यापार ना कर पाए। यूरोपीय कंपनियां व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। लगातार जो यूरोपीय कंपनियां थी, इन्होंने जो व्यापार के लिए इनको जो छूट मिली हुई थी साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से, तो मुगल सम्राट ने जो छूट दी थी उसका फायदा गलत उठा रहे थे। क्या गलत फायदा उठा रहे थे? जो छूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी उसकी छूट का फायदा दूसरे यूरोपीय व्यापारी, दूसरे इंग्लिश व्यापारी जो पर्सनल व्यापार कर रहे थे वो भी बोलते थे ये तो हमारा भी छूट है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का तो छूट है, उन व्यापारियों को भी छूट दे दी गई। तो एक ऐसा वाकया हुआ यह कि कलकत्ता को स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। कलकत्ता में उनकी बस्तियां थी पूरी अंग्रेजों की, तो बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दिया। अब आपके घर में, आपके एरिया में कोई आएगा, मान लो आपके घर के आस कोई बड़ा सा एक एरिया है आपका, उस आपके घर के प्रांगण के आसपास आपके पास जगह खूब है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारी जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है कि भैया मुझे बहुत प्यास लगी और मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हूँ, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो व्यक्ति आराम करने लग गया। धीरे धीरे आराम करते करते उसने अपना दुकान लगा लिया और वहाँ पर दीवार बना करके उसने अपना घर ही बना लिया। तो किसको ये पसंद होगा कि अपनी जगह में दूसरा व्यक्ति आकर के स्थायी रूप से बसने लगे? बस यही समस्या हुई थी सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेज व्यापारियों की सेना की तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप सैनिक नहीं रख सकते, और प्रतिबंध लगा इनके ऊपर, इनको ये काम नहीं करने देंगे। और कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया 30,000 सेना के साथ, क्योंकि औरंगजेब के पास 30,000 सैनिक थे और 30,000 सैनिकों के साथ उसने अंग्रेज पर आक्रमण कर दिया और वहां से उसको खदेड़ कर रख दिया और ताले लगा दिया, कब्जा कर लिया पूरे अंग्रेजों के किले पर। अब क्योंकि अंग्रेज संख्या में कम थे इसलिए वहां से शुरुआत में तो चले गए, और शुरुआत में वहां बाहर गए, लेकिन वो वेट कर रहे थे दक्षिण भारत से हेल्प मिलने का, क्योंकि साउथ इंडिया में यानी मद्रास के आसपास जो जगह है, मद्रास जो कॉलोनियां बनाई हुई थी, उस मद्रास प्रोविंसेस प्रेसिडेंसी से क्लाइव नाम के एक सेनापति को सेना लेकर के इधर भेजा कि जाइए और मदद कीजिए वहां पर अंग्रेजों की। तो क्लाइव आया और क्लाइव ने नौसैनिक बेड़े के साथ पहुंचा, और कलकत्ता पहुंचते ही उसने दोबारा से कलकत्ता पर हमला करके वापस कलकत्ता हथिया लिया, और काफ़ी शक्तियों के साथ, क्योंकि उसके पास में काफ़ी अच्छी आधुनिक जो हथियार थे। अब नवाब और अंग्रेज दोनों के बीच में एक संधि हुई, अलीनगर की संधि। उन्होंने बोला ठीक है, लड़ने से फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा है कि जो है आप आपस में जो है बात कर लेते, जो भी होगा देख लें, निपट लेंगे। कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी के व्यापार करने का जो अधिकार है वो फिर से प्राप्त हो गया, जो पहले हुआ करता था, और दोबारा से इनको मिल गया कि ठीक है आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन क्लाइव को लगा कि अब सबको ये लगता है कि भाई बहुत बड़ी जीत हुई है, तो कि एक राजा से आपने ये अधिकार ले लिया, लेकिन क्लाइव संतुष्ट नहीं था। उसको ये बहुत कम लग रहा था कि यार ये नहीं, अभी और चाहिए, क्योंकि ये सिराजुद्दौला जो है इसने हमें हराया था, तो दोबारा बदला तो लेना पड़ेगा। क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं थे। क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठ गांठ करना शुरू कर दिया, और नवाब का सेनापति जो है वो मीर जाफर नवाब बनना चाहता था। नवाब का जो सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, ये मीर जाफर भी सपने देख रहा था नवाब बनने के, और ये बात पता चल गई थी रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव साहब ने इसका मौके का फ़ायदा उठाया और
मीर जाफ़र को अपने अंडर में ले लिया और बोला कि हम आपको बनाएंगे, भाई हम आपको बना देंगे, आपको नवाब बनना है ना, आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी हेल्प करिए, हम आपको नवाब बना देंगे। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफ़र को अंग्रेजों को हर तरह की सुविधा देने के लिए वचन दिया। जब दोनों ने एक दूसरे की बात कर ली कि अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको नवाब बनाएंगे, मीर जाफ़र ने बोला कि हम आपको हर तरह की सुविधा देंगे जो आप मांगोगे। अंग्रेज बोला कि ठीक है, ये बात तो बोल दी हर तरह की सुविधा, लेकिन हम चाहेंगे वो सुविधा लेंगे। ठीक है, मीर जाफ़र ने बोल दिया क्या ही लेंगे, ये लोग कर में छूट लेंगे, व्यापार करने की अनुमति लेंगे, कुछ पैसे लेंगे, दे देंगे उतना तो। लेकिन अंग्रेज की नीयत उसको नहीं पता थी कि अंग्रेज क्या चाहते थे। इस षड्यंत्र में और भी लोग जो पहले से ही सिराजुद्दौला के विरोधी थे, जैसे राय दुर्लभ एक व्यापारी था, जगत सेठ, अमीर चंद, ये तीनों जो व्यापारी थे ये भी बड़े बड़े अमीर लोग थे, धन कुबेर थे वहाँ के बंगाल के, इनके पास बहुत पैसा था, लेकिन ये नवाब नहीं थे, नवाब के विरोध में थे क्योंकि नवाब इनको पसंद नहीं था। ये भी चाहते थे कि मीर जाफ़र बने या अंग्रेज जो है कोई भी करे, लेकिन हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इन्होंने भी अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में साथ दिया और अंत में ये हुआ कि क्लाइव एक बड़ी सेना लेकर के, क्लाइव को समझ में आ गया कि अब काम हो गया अपना, बड़ी सेना लेकर के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद जो है की ओर चल पड़ा। जब नवाब को इसकी सूचना मिली कि अंग्रेज की सेना आ रही हमें लड़ने के लिए, तो उसने प्रतिरोध करने के लिए अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर लिया मैदान में, प्लासी के मैदान में वो भी गया। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। जैसे ही दोनों का सामना हुआ, नवाब सिराजुद्दौला ने तुरंत मीर जाफ़र को बोला कि मीर जाफ़र अटैक कर दो अंग्रेजों के ऊपर। 30,000 की सेना थी, अंग्रेज उसके मुकाबले बहुत कम थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत गए क्योंकि मीर जाफ़र मिला हुआ था, मीर जाफ़र जो है वो मिला हुआ था किससे, अंग्रेजों से, और सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की थी किसने, मीर जाफ़र ने। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफ़र ऐसे ही निष्क्रिय खड़ा रहा, उसने कोई आक्रमण नहीं किया। और जब उसने ऐसा किया तो अपने आप सिराजुद्दौला के इस बात का आभास हो गया कि विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। तो सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया। उसने बोला कि फिलहाल तो जान बचाकर भागना सबसे बड़ा है चीज़ है, अगर जान बच गई तो हम लोग फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और इनको हरा सकते हैं। तो वो भागा वहाँ से, लेकिन मीर जाफ़र के पुत्र ने जैसे तैसे करके उसको पकड़ लिया और पकड़ के तुरंत उसकी हत्या कर दी। और अंततः मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या की और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने। अब बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन और जागीर दे दी कि ये ले जाओ जो चाहिए वो। इतना धन तो अंग्रेज़ों को कभी मिला ही नहीं था वहाँ पर भारत में जितना बंगाल से मिला। वो समझ में आ गया था अंग्रेज़ों को कि बंगाल में बहुत पैसा है, इसलिए बंगाल को लूटने की जो विचार था वो वहीं से शुरू हो गया था। अंग्रेज उसे एकमात्र कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक नाम मात्र का राजा बने, इसे पावर देना ही नहीं, अगर पावर देंगे ना तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगा। अंग्रेजों कंपनी के एजेंट और दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट करना शुरू कर दिया। बंगाल को इतना लूटा, खुद रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर अंग्रेज की संसद में, ब्रिटेन की संसद में एक महाभियोग चलाया गया था, जिसके में उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। बताओ ये पैसे आपने कहाँ लूटे, कहाँ चले गए पैसे। आखिर तक जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अंत में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली इसके चलते। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि क्लाइव कितना बड़ा एक जो है भ्रष्टाचार कर रहा था। क्लाइव ने अपने शब्दों में लिखा भी, उन्होंने कहा भी कि मैं क्या करता, अचानक से एक सेनापति को इतना बड़ा ओहदा मिल जाए कि एक राजा उसके इशारों पर नाच रहा हो, नवाब, और उस एरिया के, उस पूरे क्षेत्र के जितने भी अमीर से अमीर लोग हैं वो केवल राजा से मुझसे हाथ मिलाने को तरसते थे। अगर मैं किसी एक की तरफ देखकर मुस्कुरा भी देता तो दोनों एक दूसरे की कॉलर पकड़ते कि मेरी तरफ मुस्कुराया है। ऐसे हाल बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के थे। इतना ज़्यादा ओहदा हो चुका था, चारों तरफ एक तरफ सोना चांदी थे तो दूसरी तरफ हीरे जवाहरात थे। मैं किसको चुनता, मैंने जब बस थोड़ा सा भ्रष्टाचार किया है। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ हुआ, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी अपने आप को भ्रष्टाचार करने से रोक नहीं पाते। वो एक सोने का पूरा भरा हुआ एक सागर था जिसमें आप बैठे हुए थे, जिसके बीच में आप थे। आप कितना बटोर सकते हो बटोरो, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा पैसा था दोस्तों। ये रॉबर्ट क्लाइव खुद बोलता है। नवाब आर्थिक संकट में आ गए, इतना पैसा लूटा उन लोगों ने। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसान और दस्तकार में असंतोष फैल गया और उन्होंने जो है बहुत बड़ा विद्रोह करना शुरू किया। तो मीर जाफ़र को लगा कि हमें जनता के साथ होना पड़ेगा, आत्मसम्मान की बात है, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ दिया मीर जाफ़र ने। 1760 की बात है जब अंग्रेजों ने उसे गद्दी पर हटा दिया। 1760 में अंग्रेजों ने
एक काम और किया था, उन्होंने क्या किया था, फ्रांसीसियों को भी हरा दिया था। तो फ्रांस को वान डी वाश के युद्ध में हराया और 1760 में अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया मीर जाफर को, और उसके दामाद को मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया, नवाब बना दिया। दूसरा कठपुतली नवाब था। मीर कासिम भी बोल दिया था कि आप जो बोलेंगे करूंगा, बस इसको हटा दो, मुझे बना दो। मीर कासिम मीर जाफर से ज़्यादा अच्छा एक योग्य राजा था, लेकिन फिर भी समस्या ये थी ना कि आपके ऊपर कौन, अंग्रेज जबरदस्ती वहाँ पर परेशान करते थे। अब अंग्रेजों ने मीर कासिम को बनाया तो उससे और कुछ मिलना था, क्योंकि अंग्रेज ऐसा ही नहीं किसी का सपोर्ट करते। तो उसने, अंग्रेजों ने वर्धमान जगह है, मिदनापुर, चटगांव जिले जो है ये अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों ने ले लिया मतलब इन जिलों में टैक्स का जो राइट्स है, अब वसूलने का जो राइट है वो सब अंग्रेज लेंगे, मतलब लूट मार करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। मीर कासिम के विद्रोह की बात करें तो मीर कासिम एक योग्य शासक था, भले ही वो कठपुतली रहा हो। वो बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था और वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जनता की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। उसने सोचा कि ये कठपुतली नवाब बन के तो जीना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनने सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपियन अधिकारियों को नियुक्त किया। उसने बोला कि पहले यूरोपियन को अभी नहीं छेड़ेंगे, पहले इन्हीं से इनके गुर सीख लेते फिर इनको हराएंगे। तो उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया कि हमें सैनिक सहायता चाहिए, हमको प्रशिक्षण दो। उसने अंग्रेज के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस कर लिया। उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए, फरमान जारी किए। अंततः अंग्रेजों ने उसे हटा देने का निश्चय किया। उन्होंने बोला कि नहीं, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे विरोध में आ रहा है, और लगातार कठपुतली शासक जो है एक समय के बाद विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों की नीयत से कासिम को पहले ही पता था कि ये ऐसा करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ देख चुका था। वो 1757 के युद्ध से ही लगातार इस चीज़ को समझ रहा था कि अंग्रेज किस तरह से काम करते हैं। उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर ली। उसको पता था कि ये मुझे हटाने आएंगे, तो मुर्शिदाबाद से राजधानी को बिहार में ले गया। आधुनिक बिहार जो है मुंगेर था पहले, मुंगेर में ले गए। अंग्रेजों ने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया और उसे गद्दी से हटाकर दोबारा पुराने वाले मीर जाफर को लाने का प्रयास किया। लेकिन मीर कासिम ऐसे हटने वाला नहीं था। उसने क्या किया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिल गया। उसने बोला कि आज मैं हूं तो कल आपके पास आ जाएंगे अंग्रेज, लगातार सबको परेशान करेंगे। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी अपने लिए मना लिया कि आप तीनों हमारे साथ मिल जाओ तो हम लोग अंग्रेजों को हरा सकते हैं। अगर अंग्रेजी सत्ता को हरा दिया तो हम शांति से अपना राज कर पाएंगे, नहीं तो ये लोग राज नहीं करने देंगे। तीनों लोग एग्री हो गए। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट तीनों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध समझ में आ गया आपको। अब ये बक्सर का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन प्लासी का युद्ध तो एक तरफा हो गया था क्योंकि उसमें धोखाधड़ी हुई थई। लेकिन वास्तव में जो आमने सामने का युद्ध होता है, जो आमने सामने का, जहां वाकई में अंग्रेजों ने अपनी पावर दिखाई हो, तो वो बक्सर का युद्ध 1764 का है। तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में एक भीषण संग्राम हुआ। काफी बड़ा संग्राम था, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। अंग्रेज सफल हो गए क्योंकि अंग्रेजों की बंदूकों का सामना इन नवाबों की तलवारें नहीं कर पाई। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, तोप थी, बंदूकें थी, लेकिन इन नवाबों के पास इतना कुछ खास था नहीं और प्रशिक्षण में भी पीछे थे। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और साबित कर दिया कि अंग्रेज उस एरिया में सर्वशक्तिशाली हैं। और इस बक्सर के युद्ध से भारत के कोने कोने में कोई भी राज्य शासन क्यों ना हो, उसने अंग्रेजों का नाम सुन ही लिया होगा और अंग्रेजों की ताकत को परख लिया होगा कि तीन बड़ी ताकतों को एक साथ हराने का साहस रखती है अगर अंग्रेज सरकार, तो कहीं ना कहीं वो सब राजा डरे हुए थे एक तरह से कि अंग्रेज यहाँ हमला न कर दे। खाली भारत में दो ही ताकतें बच गई थी इन तीन ताकत के अलावा, मराठा और मैसूर। अब इन दोनों को जीतना अंग्रेजों का काम था। अगर ये दोनों भी जीत लिया तो भारत में कोई इसके अलावा ताकत नहीं बची जो भारत में अंग्रेजों को हरा सकती थी। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेज के सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। अवध तो गिफ्ट में मिल गया उनको। वो कासिम को हटाना चाहते थे, अवध से तो लेना देना भी नहीं था, लेकिन मीर कासिम ने अवध को भी जो है उसके लाके खड़गरे में लाके खड़ा कर दिया। अब अवध भी अंग्रेजों के अंडर में आ चुका था, राजनीतिक प्रभुत्व में आ चुका था। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। जहां प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को आर्थिक बहुत फायदा हुआ था, लेकिन बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों के पैर भारत में जम गए कि अब हमें कोई हटा नहीं सकता, हम बहुत बड़ी पावर हो चुके हैं। अंग्रेजों ने अपने आप को सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर मान लिया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है।
और अगर कोई है तो आइए लड़िए, लड़के दिखाइए, क्योंकि अंग्रेजों ने वो पहले ही कर चुके थे। वो अंग्रेजों को पता था कि 1761 में ऑलरेडी मराठा को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था। वही पानीपत का तीसरा युद्ध इससे पहले हो चुका था, बक्सर से पहले 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया था। और मराठा शक्ति बहुत पावरफुल थी और मराठा के हारने से मराठा छिन्न भिन्न हो गए थे, मराठा शक्ति का पतन होना शुरू हो गया था। अंग्रेज को पता था कि मराठा शक्ति कमजोर हो गई, अब तो सही समय है, किसी को भी हरा सकते थे। लेकिन मैसूर दक्षिण में एक बहुत बड़ी पावर थी। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में दो संधियां हुई। इलाहाबाद की दो संधियां हुई, एक थी क्लाइव यानी अंग्रेज और मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय के बीच में, और दूसरी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो अंग्रेज क्लाइव के बीच में प्लस उनके साथ थे शुजाउद्दौला अवध के नवाब, इनके बीच में हुई थी। आइए दोनों इलाहाबाद की संधियों की बात करते हैं। तो पहली संधि 12 अगस्त 1965 को हुई थी और दूसरी संधि जो हुई थी वो 16 अगस्त 1965 को हुई थी। दोनों संधियों में फायदा केवल अंग्रेजों को ही हुआ, क्योंकि दोनों युद्ध जो है, युद्ध में दोनों को हराने वाला अंग्रेज ही था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 की बात करें तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार अब मुगल नहीं करेगा इन तीनों जगह पर। कौन करेगा? अंग्रेज करने वाला थे। ये सबसे बड़ा अधिकार दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने अंग्रेज ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देने की, वार्षिक पेंशन देने की बात कही कि हम आपको हर साल 26 लाख रुपए देंगे अगर आपने हमें ये दे दिया तो उसने दे भी दिया और अंग्रेज ने 26 लाख की बात को मान लिया। अब बाद में क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता, 26 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए भाई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि की बात करें तो 16 अगस्त 1765 की हुई थी और कंपनी ने क्या किया, अवध के नवाब से क्या किया, कड़ा और इलाहाबाद दो जिले छीन करके अवध के नवाब से मुगल बादशाह को सौंप दी कि ये लो गिफ्ट आपके लिए। उनको पता था कि ये इधर के जिले इधर करवाएंगे ना तो ये दोनों आपस में कभी एक होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। फूट डालने की कला थी अंग्रेजों की। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में दिए। उन्होंने बोला कि युद्ध हुआ तो हमको बहुत नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने बोला कि अभी 50 लाख रुपए दो आप। 50 लाख रुपए देने की बात की तो बड़ी मुश्किल से उसने दिए, पूरा खजाना खाली हो गया। इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। ये द्वितीय इलाहाबाद संधि में तो ये काम हो गया अवध वाला, लेकिन बाद में क्लाइव ने आखिरी में बंगाल के नवाब को पकड़ा, बोले मीर कासिम जिसको हटाया पहले तो, और मीर जाफर को वापस वहाँ पर बना दिया और द्वैध शासन की स्थापना की और बोला कि अब प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के हाथ में होगा। जो भी शासन प्रशासन करेगा वो नवाब करेगा और राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी बंगाल की पूरी तरह से दीवान बन गई और जितना ही पैसा लेना वो सब कंपनी के पास आएगा। राजा के पास कोई पैसा नहीं, राजा केवल विकास काम करेगा, लेकिन विकास का पैसा कहाँ से आएगा? तो राजा फंस गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई थी बंगाल में। अब बात करते हैं हम लोग अंग्रेज के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। भारत की जो व्यापार की चीजें थी वो कौन कौन सी चीजें अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी, क्या भारत में वो लगातार व्यापार करने आ रहे थे, क्या चीजें उनको चाहिए थी। यहाँ पर एक चीज तो चुंगी कर में छूट, जो चुंगी लगाई जाती थी, जो कर लगाया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाते थे तो दूसरी रियासतें वाले कर लगाते थे तो वो छूट चाहते थे। वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरे से सस्ता हो जाए। चुंगी कर में उनको छूट चाहिए थी और वो मिली भी राजाओं से। व्यापार में अंग्रेज मनमानी करने लगे थे। कैसे करने लगे थे? भारतीयों को अपना सामान सस्ते में बेचने पर मजबूर करते थे और कंपनी का माल जो है वो महंगा खरीदे। भारतीय लोग इसके लिए दबाव डालते थे कि हमारा माल महंगा खरीदो। प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को बाहर रखने के लिए मजबूर किया गया, जैसे कि वांडीवाश का युद्ध हटा दिया तो वो अलग हो गया। तो दूसरी यूरोपीय कंपनियों को भी हरा के खदेड़ दिया अंग्रेजों ने और ये भारत में छूट लेकर के व्यापार करने लगे। बंदरगाह के पास किलेबंदी करने, ये काम भी उन्होंने किया। बंदरगाह के आसपास जो उनके किले हैं, जो फैक्ट्रियाँ, उनको किलेबंदी किया। साथ ही साथ अपने सोने और चांदी से जो वो लाते थे उससे भारतीय राजाओं से सिक्के डालने की अनुमति तक ले ली कि हम लोग अंग्रेज अपने सिक्के डालेंगे, तो खुद के सिक्के चलना शुरू किए उन लोगों ने। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए चतुराई से अपना राज्य बढ़ाती रही। धीरे धीरे चतुराई से मतलब एक दो राजा लड़ते तो बीच में ये आ जाती और एक उसका साथ देती और दूसरे से कुछ ना कुछ हासिल कर लेती। ऐसे करते करते कोई सारा पैसा इन्होंने
जब्त कर लिया। धीरे धीरे राजाओं पर कब्जा जमाना शुरू कर लिया अंग्रेजों ने और चतुराई से धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कि वेलेजली की सहायक संधि हो या लॉर्ड डलहौजी की विलय का सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों के बलबूते पर अंग्रेजों ने एक वर्चस्वशाली राज्य की स्थापना की। एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद नवाब बन गए। बोले इसमें बोला जाता है कि अब खुद अंग्रेज नवाब बन बैठे, तो खुद अंग्रेजों ने शासन चलाना शुरू कर दिया। तब तक वो राजा के थ्रू चला रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही खुद शासन चलाने लगी और राजा महाराजा को वहां से उन्होंने निकाल दिया। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया, क्योंकि लगातार शर्तें इतनी खतरनाक थी। उन्होंने राजाओं को इतना कमजोर कर दिया था कि ये एकजुट होकर लड़ भी ना पाए, केवल नाम मात्र के। उन्हें राजकाज और विकास कार्यों में करना मुश्किल हो गया था। वो अब काम काज करने के लिए भी, कुछ भी काम कराना भी हो अगर अपने क्षेत्र में, तो अंग्रेजों के लिए वो अंग्रेजों पर डिपेंड हो गए थे, क्योंकि सारा वसूली कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे। बड़ी मुश्किल से वो काम चलाते, क्योंकि खर्चा, पैसा तो था ही नहीं लेकिन खर्चा बहुत था। राज्य में जनता की तकलीफों के लिए अंग्रेज राजा को ही जिम्मेदार मानते थे। ठहराने लगे कि देखो ये आपका राजा है, इसको तो राजपाट दे के रखा हुआ, ये क्यों आपकी तकलीफें नहीं समझ रहा है। तो लोगों को राजा के खिलाफ भड़काते भी, ताकि अंग्रेजों का जो छवि है वो सुधर जाए और लोग समझे कि अंग्रेज तो सही है लेकिन हमारा राजा जो है वो खराब है। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, सेनाएं नहीं थी, अंग्रेजों के विरोध की कोई शक्ति नहीं थी और न ही आपस में उनके पास बीच में एकता। राजा हमारे से ही लड़ गए। दोस्तों, हमारे देश में अगर ये राजा महाराजा एक दूसरे से नहीं लड़ते, अपना व्यक्ति अपने लोगों से नहीं लड़ता ना, तो कभी भी हमारा देश गुलाम नहीं होता। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लकड़ी के कटने का रास्ता नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था नहीं होता। तो लकड़ी कटी भी इस वजह से थी क्योंकि उस कुल्हाड़ी का साथ खुद लकड़ी ने दिया था। तो ये भारत गुलाम भी ऐसे ही हुआ था क्योंकि अंग्रेजों का साथ खुद भारतीय राजाओं ने एक दूसरे के लड़ने के लिए किया था। तो ये एक दूसरे का साथ देने की जो हमारा पता नहीं क्या इंडियंस में ऐसा है कि राजा महाराजाओं में एकता थी ही नहीं। अगर ये एकता होती तो कभी का अंग्रेज को भगा दिया होता। कुछ शब्दावलियां है इस पाठ में दी गई है। शब्दावलियों की बात करें तो दो शब्दावलियां है, फरमान और दस्तक। ये फरमान और दस्तक क्या होता है? फरमान जो है ये मुगल साम्राज्य का जो शासक होता था वो जारी करता था। मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेश को फरमान बोलते थे, जिसपे शाही मुहर लगी होती थी, जैसे कि टैक्स में छूट लेना या इसके द्वारा ये पास होता था, आप कहीं भी जा सकते थे। दस्तक भी भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेज कंपनी को बिना कर दिए, बिना चुंगी चुकाए आपके सामान को इधर एक जगह से दूसरी जगह तक लाने का एक आदेश होता था। तो एक पास होता था। तो आयात निर्यात में छूट लेने के लिए दस्तक जारी किया जाता था और यह अधिकार कंपनी को मिलता था। दस्तक एक कार्ड था जिसकी वजह से एक पर्चा था जिसकी वजह से एक राजा की तरफ से दिया जाता था। तो आसानी से अंग्रेज यहाँ से वहाँ कहीं भी घूम सकते थे। और फरमान भी वैसे ही कुछ था जो मुगल बादशाह जारी करते थे और ये एक शाही फरमान होता था, आदेश होता था। और इस आदेश को में शाही मोहर लगी होती थी, उसको लेके जाओ तो आपको कहीं पर भी, अगर मान लो कर में छूट देने का मिला तो आपको कर छूट में जो है वो हमेशा मिलेगी, वैसा फरमान होता था। तो समझिए दोनों लगभग दोनों एक जैसी चीज़ें। तो ये जो चैप्टर हमारा बहुत कुछ बताता है। इस प्रकार पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अंग्रेजी शासन की जो स्थापना है उससे संबंधित हमने बात कर ली है। और दोस्तों, बिहार उत्तर प्रदेश बोर्ड के जितने भी वीडियो हैं आपको हमारी जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, इस पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको जो है हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल करना तो आप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि हमारी वेबसाइट जो है, यदि हमारा जो प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। ये बहुत सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करता है। जो कोर्स इस प्रकार है, बहुत सारे कोर्सेस है। एक और ख़ास बात है, मैं आपको बता दूँ, हम कभी भी आपको 2, 4 या 5 वीडियो दिखाने के बाद ये नहीं बोलेंगे कि हमारा कोर्स खरीद लो या कोई कूपन कोड जैसी स्कीम लागू नहीं करते। हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स सारे वीडियो फ्री चलाता है। मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपको प्रोवाइड करता है CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। NTSC ओलंपियाड की तैयारी करवाता है, CUET की तैयारी करवाता है, IIT, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री आपको करवाता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केप जैसी परीक्षाओं की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बिल्कुल फ्री आपको कराई जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।